अध्यक्ष महोदय, जब सदन की कार्रवाई स्थगित हुई तो मैं बस यही बता रहा था कि कल जब परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था तो देश भर में, हमारे ही हजारीबाग में, रामगढ़ में, देश भर में सब लोग चौक चौराहे में खड़े होकर केक काट रहे थे, मिठाई बांट रहे थे, फल बांट रहे थे और माननीय प्रधानमंत्री जी को अनंत शुभकामनाएं दे रहे थे। परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी सेहत जो है वो स्वस्थ रहे, ठीक रहे और जो उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व हम लोगों को मिल रहा है वो मिलते रहे। अध्यक्ष महोदय, हम लोग बड़े गंभीर परिस्थितियों से चल रहे हैं। पूरे विश्व भर में कोविड का पैंडेमिक, वैश्विक महामारी चल रही है। ये एक तूफान सा पूरे विश्व में फैला हुआ है और पूरा विश्व जो है, पूरी दुनिया जो है इस तूफान से गुजर रही है। अध्यक्ष महोदय, ये हमारा सौभाग्य है कि इस तूफान में देश की नैया एक ऐसे मांझी के हाथ में है जो हम लोगों को सुरक्षित उस और सुरक्षा की ओर ले चले जा रहे हैं, आत्मनिर्भरता की ओर ले चले जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जब और देश के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट की लोकप्रियता की ग्राफ देखी जाती है तो आज के समय सबकी लोकप्रियता जो है वो कम होती चली जा रही है, घटती चली जा रही है, लेकिन हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है क्योंकि उन्होंने इस आपदा को अवसर बनाया। सिर्फ देश को नहीं बचाने में हम लोग लगे हुए हैं अध्यक्ष महोदय, हम लोग देश को बदलने में भी लगे हुए हैं। और ये जो आज सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स की जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसे हम सिर्फ एक टेक्निकल नजरिए से न देखें, इसे सिर्फ एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट हम लोग न माने। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आत्मनिर्भरता के लिए एक घोषणा पत्र है और जिस नेतृत्व के द्वारा, जिस कुशलता से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने इस दस्तावेज को तैयार किया है और हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इसको थोड़ा विस्तार से आपको और पूरे सदन को मैं बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से देश के सामने कुछ बातें मैं रखना चाहता हूं। और सबसे पहले हमें तो कुछ आंकड़े समझने होंगे, जानने होंगे। जब फरवरी में माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़े कुशलता से जब उन्होंने बजट को पेश किया तो उन्होंने तब हमको बताया कि सरकार के खर्चे 30.42 लाख करोड़ होने वाले हैं। 30.42 लाख करोड़ ये बजट में सरकार के खर्चे थे। अब हम लोग इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में 2.35 लाख करोड़ का हम लोग सप्लीमेंट्री डिमांड जो है इसे प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें 1.66 लाख करोड़ इंक्रीमेंटल एक्सपेंडिचर है, यानी अतिरिक्त खर्चा है। और अगर हम इतिहास में जाएं और हम देखें कि ये जो अतिरिक्त खर्चा जो है 5.4% यानी 1.66 लाख करोड़, 30 लाख करोड़ का 5.4% है, तो इतिहास में जब सप्लीमेंट्री इस प्रकार का आता है तो 5.4% इतनी बड़ी राशि की कभी मांग होती है कि नहीं होती है। और मैं अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण को ये बताना चाहूँगा कि अगर हम फिस्कल 19 देखें, फिस्कल 18 देखें तो सिर्फ 11,000 करोड़ लगभग सप्लीमेंट्री में मांगा जाता था। इस बार हम लोग 2.35 लाख करोड़ हम लोग इस बार मांग रहे हैं, क्योंकि देश का नक्शा, देश की दिशा हम लोग इस दस्तावेज के द्वारा हम लोग बदल रहे हैं, हम लोग आत्मनिर्भरता की ओर हम लोग ले जा रहे हैं। और सर्वप्रथम अगर हम लोगों को किसी चीज़ पे ध्यान देना है, हमें देखना है कि इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में स्वास्थ्य क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में कितना पैसा दिया जा रहा है। पहले तो डिजास्टर रिस्पांस में 46,602 करोड़ दिया गया है, जो सीधा राज्यों को जा रहा है, जिसमें कि कोविड के लिए जो भी उनको खर्चा करना हो उनके लिए काफ़ी इसमें बड़ी राशि दी गई है, जिसमें कि वो कोविड का खर्चा कर सके। साथ साथ कोविड प्रिपेयर्डनेस के लिए 6,852 करोड़ भी दिया गया है। अस्पतालों को, जिसमें से मुख्य हमारे एम्स हैं, लोग जयप्रकाश नारायण अस्पताल है और सब जो अस्पताल है, उसमें 4,905 करोड़ दिए गए हैं। ICMR को डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए, पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के लिए 2,475 करोड़ दिया गया है। और बायोटेक रिसर्च के लिए, जिसमें कि वैक्सीन की तैयारी और तेज़ी से हो और बेहतर तरीके से हो, बायोटेक रिसर्च के लिए 350 करोड़ भी दिए गए हैं।
अध्यक्ष महोदय, आप ये देखिए कि किस महीनता से इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स को पेश किया गया है कि रेलवे कोचेस के लिए भी कुल मिलाकर 620 करोड़ दिए गए हैं, जिसमें कि अगर हमें जरूरत पड़े, और ये दूरदर्शी सोच दर्शाता है कि जब जरूरत पड़े तो रेलवे कोचेस को भी हम लोग आईसीयू बनाकर हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, पूरी वेंटिलेटर्स के साथ, पीपीई किट के साथ, मास्क के साथ। रेलवे कोचेस को भी इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स को पैसा दिया गया है। पेंशनर्स के लिए भी 745 करोड़ दिए गए हैं और कुल मिलाकर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए करीब 63,000 करोड़, 63,000 करोड़ आउट ऑफ द 2.35 लाख करोड़, यानी 28% स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए दिया गया है। और कुछ इसमें खर्चे हो चुके हैं, यह भी बताया गया है कि कुछ इसके खर्चे हो चुके हैं। और इसका क्या परिणाम हुआ, इसका इम्पैक्ट इन खर्चों का और जो तैयारी की गई है इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि जनवरी 30 को हम लोग देश में सिर्फ 10 टेस्ट प्रतिदिन हम लोग कर पाते थे, 10 टेस्ट। आज के समय 10 टेस्ट नहीं, हम लोग 10 लाख टेस्ट, 10 टेस्ट नहीं 10 लाख टेस्ट प्रतिदिन हम लोग कर रहे हैं। दुनिया में कोई और हमारा मुकाबला नहीं कर सकता है, हम लोग इतने सारे टेस्ट आज के समय कर रहे हैं। 1000 लैब हैं, 6 जो सरकारी हैं, 600 लैब हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हैं। आइसोलेशन बेड्स 22 गुना बढ़े हैं, आईसीयू बेड्स 14 गुना बढ़े हैं। वैक्सीन का डेवलपमेंट बड़े तेजी से, बड़े रफ्तार से होते चले जा रहा है हर जिले में। और यहाँ सब माननीय सांसदगण बैठे हैं, सब अपने जिले पे, अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे ध्यान देते हैं। सबको मालूम है कि आज के समय हर डिस्ट्रिक्ट में टेस्टिंग हो रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में कोविड केयर सेंटर खड़े हुए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में आईसीयू और वेंटिलेटर तैयार हो चुके हैं। हजारीबाग, रामगढ़ वगैरह सब जगह हम लोगों ने इसकी तैयारी कर ली है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि इन राशि को हम लोगों ने जिले में देकर कोविड की तैयारी हम लोगों ने कर लिया है। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 70 साल में हम लोगों ने अपने देश में सिर्फ 48,000 वेंटिलेटर बनाए। 70 साल में 48,000 वेंटिलेटर। अब हम लोग 70 दिन में 50,000 वेंटिलेटर हम लोगों ने तैयार किया है। ये हम लोगों ने तैयारी कोविड के लिए की। लाखों लोगों की जिंदगी बचाई गई है। आत्मनिर्भरता की ओर हम लोग बढ़ते चले गए हैं। और जो हमारे जो कोरोना योद्धा हैं, जो फ्रंटलाइन के हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो हम लोगों के फ्रंटलाइन के वर्कर्स हैं, जिन लोगों ने लोगों को बचाया है, देश को चलाया है, उनको हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन लोगों ने इतना काम किया है। सीएसआर के तहत भी कई सारी संस्थाएं जो हैं उन्होंने वेंटिलेटर दिए हैं, आईसीयू बेड दिए हैं। सीसीएल ने हमारे ही क्षेत्र में एक नई सराई में बहुत बड़ा उन लोगों ने एक अस्पताल खड़ा किया है, जहां बहुत सारे लोग आज के समय उनको इलाज किया जा रहा है। ये अगर सीएसआर के तहत, पीएम केयर्स के तहत अगर हम लोगों को लाभ नहीं मिलता तो आज हम लोग कोविड के लिए तैयार नहीं होते। हमारे कार्यकर्ताओं ने और अनेक सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, इन सब लोगों ने मदद की है। और आज जहां हम लोगों के पास पीपीई किट्स और मास्क और वेंटिलेटर नहीं होते थे, अध्यक्ष महोदय, आज हम लोग इन सब को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश से ये सब बनकर, मेक इन इंडिया बनकर मेक फॉर द वर्ल्ड, ये हम लोगों ने काम किया है। आत्मनिर्भरता हम लोगों ने इस प्रकार से प्राप्त की है। अध्यक्ष महोदय, ये तो मैंने स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में आपको बताया। हम सबको ये भी मालूम है कि लॉकडाउन के दरमियान और लॉकडाउन के बाद ये एक बहुत ही ज़रूरी एक मामला था कि जिन लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है, जो लोग भूखे थे, जिन लोगों की ज़रूरत थी, उन सबको हम लोगों को अनाज दिलवाना है। और इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हर व्यक्ति को इस देश में अनाज मिला है। उसको किसी को कोई भूख नहीं हुई है, क्योंकि सब लोगों को जन वितरण प्रणाली के द्वारा, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी कि हर कोई को अनाज मिलेगा, हर कोई को दाल मिलेगा, अध्यक्ष महोदय, उनको दिलवाया गया है। प्राइस स्टेबलाइजेशन में हमने 6,000 करोड़ का प्रावधान किया है। फूड सिक्योरिटी में हम लोगों ने 10,000 करोड़ का प्रावधान किया है। गरीब कल्याण योजना के लिए 4,860 करोड़ का प्रावधान किया है। और जिसमें कि लोगों को गैस का सिलेंडर मिले,
और अपना खाना वो पका सके, गैस पे खाना पका सके। उज्ज्वला योजना के लिए भी इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए 13,000 करोड़ दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, जब आपदा आती है तो जो आपने पहले के काम किए हैं, जो आपके पुराने जो अच्छे जो सिस्टम बने हैं, उनका जो है महत्व हम लोगों को तब पता चलता है। हम लोग मिलजुल कर, और माननीय वित्त मंत्री जी उस समय वित्त मंत्रालय में थी, उन्हीं के नेतृत्व में, माननीय अरुण जेटली जी के नेतृत्व में जन धन योजना को हम लोगों ने चालू किया। हर परिवार को हम लोगों ने बैंक का खाता दिया। और अगर आज जनधन योजना के तहत हम लोग करीब 31,000 करोड़ 30,957 करोड़ सीधा हम लोगों ने बैंक के खाते में दिया है, तो ये जनधन का कमाल है कि हम लोगों ने इसके द्वारा सबको बैंक के खाते में हम लोगों ने जाकर उनको पैसे दिए हैं। जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम्स भी हैं, जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, ये भी सीधा लोगों के बैंक के खाते में गया है। ये भी क्योंकि हम लोगों ने तैयारी पहले से ही की हुई थी। सबको हम लोगों ने ये कल्याणकारी योजनाओं में जोड़कर हम लोगों ने लाभ पहुंचाया था। आज के समय जब जरूरत पड़ी, जब आपदा आया, तो सीधा उनके बैंक के खाते में हम लोगों ने ये पैसे पहुंचा दिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की भी दो किश्त 4,000 रुपए हम लोगों ने सबके बैंक के खातों में डाला है। और इसके द्वारा जो कई लोगों की मांग थी, बड़े सारे अर्थशास्त्री विशेषज्ञ मांग करते थे कि लोगों के सीधे हाथ में आप पैसे दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अगर हम हिसाब करें और हम जानना चाहें कि ग्रामीण क्षेत्र में हर परिवार के बैंक के खाते में इन सब योजनाओं के तहत कितने पैसे आए हैं, अगर उसमें हम एमएसपी के भी पैसे, फसल के भी पैसे अगर हम डाल दें, तो कुछ लोगों ने हिसाब किया, अनुमान किया है कि हर परिवार को ग्रामीण क्षेत्र में 10 से 12,000 करोड़ सीधा इनके बैंक के खाते में गया है। जो अर्थशास्त्री कह रहे थे कि ये पैसा दीजिए जिसमें कि हम कंजम्पशन को मजबूत रखें, दुरुस्त रखें, ये भी हम लोगों ने इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में करके दिखाया गया है। और रोजगार की अगर हम बात करें, आप सबको मालूम है कि इस देश की रीढ़ की हड्डी हमारे एमएसएमई सेक्टर के है। और एमएसएमई सेक्टर को जो 3 लाख करोड़ ऑटोमेटिक क्रेडिट का जो कहा गया था कि 20% इनको और मिलेगा, उस 3 लाख करोड़ के लिए 4,000 करोड़ क्रेडिट गारंटी फंड भी इस दस्तावेज में है। हम लोग उसका जो है आज के समय जो 3 लाख करोड़ है उसका वितरण काफी हो चुका है। लगभग 1.63 लाख करोड़ जिसका आवंटन हो चुका है। 3 लाख करोड़ का हमने वादा किया, 1.63 लाख करोड़ हम लोगों ने इसका आवंटन किया है। और इसके द्वारा हमारा एमएसएमई जो हैं वो सुरक्षित रहे हैं। हम लोगों ने ठेले वालों को भी कहा कि हम आपको 10,000 रुपए देंगे जिसमें आपका कारोबार, आपका व्यापार चल सकता है। और 288 करोड़ इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में अपने सब जो ठेले वाले हैं उन लोगों के लिए है। जिन एमएसएमई की डिस्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, जिनको और पैसे की सुरक्षा की जरूरत है, उनके लिए भी 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है, और ये दुखद एक मामला था कि बहुत सारे जो शहरों में मजदूर थे, जिनको घर लौटना पड़ा, उनको भी रोजगार की जरूरत थी, उनको भी हम लोगों को कोई ना कोई साधन देना था। और अध्यक्ष महोदय, इस डिमांड फॉर ग्रांट्स में नरेगा के लिए, जिसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने 60,000 करोड़ दिए थे बजट में, 40,000 करोड़ और दिए हैं, जिसमें कि जिन लोगों को रोजगार की जरूरत हो, अगर वो घर जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, तो उनको भी हम साधन दे सकते हैं, उनका भी हम समर्थन कर सकते हैं। और ये बहुत हम लोगों के लिए संतुष्टि की बात है कि जैसे हमारी अर्थव्यवस्था रिकवर करती चली जा रही है, अर्थव्यवस्था फिर दुरुस्त होती चली जा रही है, तो जो स्पाइक आया था, जो पीक आया था नरेगा के यूजेज में, डिमांड में, जहां तक करीब 6 करोड़ लोग जॉब कार्ड लेकर काम कर रहे थे, आज, और पूरे सदन को मुझे लगता है इससे बहुत संतुष्टि मिलेगी कि जहां 6 करोड़ लोग नरेगा में काम कर रहे थे, आज ये जो संख्या है वो 2 करोड़ से कम हो चुकी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था अब रिकवर कर रही है। अर्थव्यवस्था को अनलॉक के द्वारा हम लोग और मजबूत हम लोगों ने बना दिया है। अध्यक्ष महोदय, there is a particular sector that I pay a great deal of attention to.
and that is the financial sector. Because as we know, credit is the lifeblood of the economy. And if during this time of COVID pandemic, during this emergency, if a financial sector suffers, if the lifeblood of the economy is not available, then it's very difficult for our economy to recover, for companies to get the credit that they deserve, for MSMEs to be able to get working capital loans, and also for smaller entrepreneurs to be able to fund their activities and prosper. So it is a matter of great satisfaction that in this supplementary demand for grants, if you see the various allocations that have been made to keep our financial sector robust, you will note that it is having, in fact, the intended effect. In this supplementary demand for grants, we have asked for 20,000 crores for recapitalization bonds for our public sector banks. We have asked for 1,232 crores for a 2% interest subvention on Shishu loans. We have asked for 1,000 crores to provide guarantees, partial credit guarantees for NBFCs. The sum of all of this, by providing this support at a very, very important time, and I want to recognize what the Reserve Bank of India has also done in this regard. Because of their interventions and the close coordination between our fiscal authorities and our monetary authorities, we have stabilized the financial sector. And Speaker Sir, you will be very pleased to know that today, the 10-year GSEC, the rate at which the government borrows, which is the benchmark rate, the rate at which everybody else in the economy is then benchmarked to, and everybody is borrowing, जो लोग EMI दे रहे हैं, जो लोग छोटे व्यापार चला रहे हैं, सब लोग जिस बेंचमार्क रेट पे उनका जो है ब्याज का दर जो सेट होता है, आज वो 5.79% है. ये एक 10-year लो है. इसको RBI ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने इस प्रकार से संभाला है कि ब्याज का दर 10 साल के लो पे है, 5.79% पे है. और सब जो क्रेडिट मार्केट्स थे, there was a lot of panic. A lot of people were very worried about what is going to happen in the credit markets. Will we have sufficient liquidity for borrowers to be able to get funds for their borrowings? There is sufficient liquidity. It had reached up to 7-8 lakh crores. It has now come down to some 3 or 4 lakh crores. And what is most important, I spoke about the GSEC. I said that the GSEC is at 5.79% right now. But equally importantly, we have to understand what is the spread between the GSEC and the rate at which other borrowers in our economy borrow. And those credit spreads